जुगाड़ू बहू का ससुराल में ही राशन की दुकान। पायल, यहाँ आटा खत्म हो गया है, दूसरे कमरे से पिसा हुआ आटा लेकर आना और साथ में 5 किलो बेसन भी ले आना। मुझे आधा किलो चावल और 1 किलो मसूर की दाल देना। ये थैला और ये सामान की लिस्ट है, जल्दी से सारा सामान थैले में रख दीजिए, मैं तब तक अभी आता हूँ। दीदी, मुझे 2 लीटर दूध और आधे किलो दही देना। ये लीजिए आपकी दाल और चावल, और बेटा ये तुम्हारा दूध और दही। चलो, घर में ही राशन की दुकान खोलने से हम लोगों का कुछ तो फायदा हुआ, वरना वो राशन वाला लाला पूरे गांव में एक ही राशन की दुकान होने का कितना फायदा उठाता था, दुगने दामों पर सामान बेचता था। लेकिन यहाँ पर तो जो दाम है उस पर ही सामान मिलता है। आप लोगों ने जब से अपने घर में राशन की दुकान खोली है तब से हम गरीबों का तो बहुत फायदा हुआ है। सामान भी बिल्कुल बिना मिलावट के ठीक मिलता है और पैसे भी ज्यादा नहीं लगते। ऐसा क्या कारण था जो इन 5 बहुओं ने अपनी ससुराल के अंदर ही राशन की दुकान खोली थी, जिससे आसपास के लोगों को आज इतना फायदा हो रहा था? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है हमें लाइन में खड़े खड़े, मेरे तो पैर ही दुखने लग गए हैं। सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे हर हफ्ते जाकर इतनी लंबी लाइन में लगकर राशन लेना, ऊपर से पूरे गांव भर में एक ही राशन की दुकान है। अगर 3-4 होती तो कितना आसान होता हम लोगों के लिए। सुमन, माला दोनों बहुएं राशन का थैला लेकर लंबी सी लाइन में लगी होती हैं। थोड़ी देर में उनका नंबर आता है और दुकान वाला लाला इन्हें सामान देने लगता है, जिसे देख। लाला, ये क्या? हमने 1 किलो आटा बोला था और आपने आधा किलो आटा दिया है। बहन जी, आंखें खराब तो नहीं हो गई हैं? यहाँ आप देख नहीं रही है कि 1 किलो आटा है? कांटा देखिए, आपके सामने तो तोला है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये 1 किलो आटा नहीं है। अगर इतना ही आपको अपना दिमाग चलाना है तो शहर से जाकर आटा लेकर आइए, यहाँ पर मेरा समय बर्बाद मत करिए। जाइए यहाँ से, और भी लोग खड़े हैं राशन लेने के लिए। नहीं नहीं लाला जी, आप तो गुस्सा हो गए हैं, दीजिए राशन। गांव भर में एक ही राशन की दुकान होने का फायदा उठाकर लाला हमेशा बेईमानी करके गांव के लोगों को ज्यादा पैसों में कम राशन दिया करता था, और साथ ही साथ कभी कभी तो वो सामानों में मिलावट भी कर दिया करता था। 3री बार चावल का निवाला खाया है, लेकिन हर निवाले में कंकड़ आया है। क्या तुम लोगों ने चावल बनाने के समय चावल साफ नहीं किए थे? किया था जी, जितना वक्त खाना बनाने में नहीं लगता उससे ज्यादा तो इन्हें साफ करने में ही लग जाता है। वो लाला बड़ा ही खराब इंसान है, सामान में काफी मिलावट करता है और कुछ बोलने जाओ तो धमकी देता है कि आपसे राशन लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हम हर हफ्ते का राशन लेने के लिए इतनी दूर शहर जाएंगे? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन 5 बहू के पति अपने खेत में गेहूं, चावल, धान उगाने का काम किया करते थे। हर साल जितना भी धान उनके खेत में उगता तो वो उसे ले जाकर शहर बेच देते। लेकिन पिछले काफी समय से उन लोगों को उनकी धान की कीमत उन्हें ठीक से नहीं मिल रही थी। साल भर हम इतनी मेहनत करके राशन उगाते हैं, लेकिन इसके बदले तो हमें भिखारी के कटोरे में मिलने वाले चिल्लर से पैसे भी कम राशन का दाम मिलता है। और नहीं तो क्या, अगर ऐसा ही रहा तो हम यहाँ खेती करना छोड़ देंगे और कहीं मजदूरी का काम शुरू कर देंगे। इतनी मेहनत करने पर भी जब अच्छे से पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या ही फायदा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। 5 बहुएं हर हफ्ते की तरह लाला की दुकान से पूरे पैसों में आधा राशन लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी अनिका को घर के कोने में बनी एक छोटी सी पनवाड़ी की दुकान दिखाई देती है, जिसे देखकर अनिका के मन में कुछ सूझता है। वो देखो, उस दुकान ने किस तरह घर के अंदर ही पान की छोटी सी दुकान खोली है। हाँ, लेकिन इससे हमें क्या? तुम लोग मेरी बात समझी नहीं। देखो, हमारा 2 कमरों का घर है। अगर हम सब चाहें तो एक कमरे में भी आराम से रह सकते हैं और दूसरे कमरे में हम लोग अपनी खुद की राशन की दुकान खोलेंगे। हमारे एक कमरे की खिड़की कितनी ज्यादा बड़ी है, वहीं पर हम टेबल रखकर उस पर राशन के डिब्बे रख देंगे। इससे एक तो हमारे पतियों की मेहनत का फल पूरा मिलेगा और दूसरी बात, गांव के लोगों का भी मुनाफा होगा। जितने पैसे वो देंगे उतना ही उन्हें पर्याप्त राशन भी मिलेगा। तुमने तो काफी अच्छा जुगाड़ बताया है। हमारे साथ साथ लोगों को इससे हमारा और गांव वालों का दोनों का ही फायदा है। आखिरकार कब तक उस लाला पर हम पैसे लुटाते रहेंगे? घर आकर सभी बहुएं अपने अपने पतियों से इस बारे में बात करती हैं और उनके पति भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन सभी बहुएं एक कमरे में अपना रहन सहन करती हैं तो दूसरे कमरे को एक राशन की दुकान में बदल देती हैं और वहां चावल, गेहूं और थोड़े बहुत खड़े मसाले लाकर रख देती हैं। और अब धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनकी दुकान पर आना शुरू करते हैं। अरे वाह, तुम लोगों ने तो घर के अंदर ही राशन की दुकान खोल दी। अरे कितना अच्छा हुआ, अब गांव में 2 दुकान हो गई हैं। अगर लाला की दुकान पर भीड़ हुई तो हम यहाँ से राशन ले लेंगे। मुझे 2 किलो गेहूं और सूखे मसाले दे दो।
और मुझे भी 3 किलो गेहूं दे दो। कुछ दिनों तक गेहूं और भी कई तरह का सामान बिकने के बाद भी उससे बहुओं का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था। मार्केट में जो कीमत है हम उसी कीमत पर तो सामान दे रहे हैं, राशन भी खत्म हो रहा है, लेकिन पैसे चिल्लर जितने क्यों हैं हमारे पास? हम लोग गलती कर रहे हैं। अगर हम गेहूं की जगह आटा बेची तो कच्चे धान की हम लोग उन्हें पीसकर बेची तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि 1 किलो गेहूं और 1 किलो आटे की कीमत में काफी फर्क होता है। माला ठीक कह रही है, अब हमें कुछ दिनों तक इस पर मेहनत करनी होगी, तभी हमारा मुनाफा होगा। अब वो पांचों बहुएं अलग अलग होकर मसाले और राशन को पीसने में लग जाती हैं। जहां 2 बहुएं तैयार की गई चक्की से आटा पीस रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुएं धान से चावल निकाल रही थीं, तो कुछ सूखी लाल मिर्च, हल्दी और अलग अलग तरह के मसाले पीस रही थी। अरे सुनो, हमारे काय मोती ने दूध देना शुरू कर दिया है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हम अपनी राशन की दुकान पर राशन के साथ साथ दूध, दही और घी भी बेचा करेंगे। इससे तो हमारा और भी मुनाफा हो सकता है। अब बस जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। पांचों बहू का ये आइडिया कमाल का निकलता है। जो कच्चा धन राशन बेचकर वो सब घाटे में जा रहे थे, अब वही गेहूं की जगह आटा और खड़े मसाले की बजाय सूखे मसाले दाल बेचकर उन पांचों बहू की काफी ज्यादा अच्छा फायदा हो रहा था। जरा देखो तो सही, हमने 2 दिन के अंदर ही कितने पैसे कमा लिए हैं। मुनाफा भी जितना सोचा था उससे दुगना ही हुआ है। चलो, जो सोचा है वो तो हो ही गया। अब तो बस हमें इसी तरह अपनी राशन की दुकान के काम पर मेहनत जारी रखनी है। भरपूर राशन, वो भी बिना मिलावट के देने की वजह से अब गांव के आधे से ज्यादा लोग उन पांचों बहू की राशन की दुकान पर ही राशन लेने आया करते थे। अब लाला की दुकान पर सिर्फ मक्खियां ही मक्खियां भिनभिना रही थी। वो देखो, मैं वहाँ की बात कर रही थी। वो लाला हमें 1000 रुपए में सिर्फ 1 हफ्ते का राशन देता था, लेकिन यहाँ तो मैं महीने भर का राशन ले लेती हूँ। ये तो काफी बढ़िया है। इससे तो हम कितने पैसों की बचत कर सकते हैं। अब से मैं भी यहीं से राशन लिया करूंगी और अपनी ननद को भी कह दूंगी। बहन जी, मुझे 5 किलो आटा, 3 किलो चावल और मसूर की दाल दे दीजिए। समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते ग्राहकों के चलते उन पांचों बहू की कमाई भी बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ अपने अच्छे काम के चलते लोगों की तारीफें भी। कल मैं इनकी दुकान से दही लेकर गई थी और रात में उसे फ्रिज में रखना भूल गई। सुबह उठी तो लगा कि सारा दही फटकर खराब हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल ताजा ही दही था। सुबह आराम से मैंने उसकी कड़ी बनाई है। अगर दही हमने उस लाला की दुकान से लिया होता ना, तो अभी तक खराब होकर उसमें कीड़े भी लग गए होते। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। अरे, आपने जो उस दिन वो बिरयानी वाले चावल दिए थे ना, काफी अच्छे थे। काफी खिली खिली बिरयानी बनी थी। मेरे पति को तो काफी पसंद आए वो चावल। आपसे हम रोज के लिए भी वही चावल लेंगे। दीदी, मुझे दही और दूध दे दो। आज माँ कह रही थी कि वो खीर बनाएंगी और साथ में बूंदी का रायता भी। ये लीजिए आपके पिछले महीने के सारे पैसे। आप लोग उधारी पर भी राशन दे देते हैं, वरना तो वो लाला 10 रुपए भी नहीं छोड़ता। समय बीतने के साथ साथ इन पांचों बहू ने जुगाड़ करके जो राशन की दुकान अपने ससुराल के एक कमरे में खोली थी, अब वही जल्दी एक बहुत बड़ी राशन की दुकान में बदल जाती है। एक भी ऐसा सामान नहीं था राशन का जो इन लोगों की दुकान पर न मिले। यहाँ तक कि अब पांचों पति साल भर राशन उगाने में मेहनत करते, वहीं ये पांचों बहुएं जुगाड़ से उन्हें बेचती। एक समय पर तो हमने सोच लिया था कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है और अब हम पांचों भाइयों का काम छोड़ फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम पांचों ना होती तो क्या होता? तुम पांचों के चलते हमारे बुरे वक्त जल्दी से अच्छे समय में बदल गए। अब तो बस हम पर उस ऊपर वाले की कृपा है कि हमें अपनी ससुराल में ही राशन की दुकान खोलने का ये सुझाव आया। पांचों बहुएं अपनी राशन की दुकान के काम को जारी रखती हैं, वहीं उनके पति भी अपनी खेती के काम को जारी रखते हैं और इसी तरह अब सब हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अशोक जी, देखिए, मुझे ये वाला गहना शेफाली के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये ले लेते हैं और केतकी के लिए ये वाला ले लेते हैं। अरे तुम इतना अलग अलग गहना क्यों ले रही हो? एक हार 1 तोले का है और दूसरा आधे से भी कम तोले का है। दोनों का बराबर तोले का सोना लो ना। अरे, इसका इसलिए हल्का सा लिया है क्योंकि क्या पता इसके गरीब ससुराल वाले लालची निकले तो इसका हार बेचकर खा जाएंगे। लेकिन हमारी शेफाली इतने बड़े अमीर घर में जा रही है, वहाँ और सोना होगा, और वैसे भी वो लोग अमीर हैं तो उनको अच्छे से देना चाहिए ना। अरे तुम ऐसा मत सोचो, मैं अपनी दोनों बहनों से बराबर प्यार करता हूँ और ऐसे उनके ससुराल वालों को भी बुरा लगेगा, फिर बेइज्जती होना पक्का है। लेकिन तुम ऐसा कब से सोचने लग गई?
इनका तभी कुछ नहीं हो सकता जब देखो केतकी के लिए सोचते रहते हैं। अरे वो गरीब ससुराल जा रही है, उसके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। और वैसे भी अमीर वाली ननंद की ज्यादा खातिरदारी करूंगी तो वो भी तो अपने अमीर ससुराल से मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आएगी। हाँ, आपने ठीक कहा। ऐसे ही धीरे धीरे शादी की तैयारी होती है और अशोक दिसंबर के महीने में दोनों बहनों की शादी एक ही वाटिका में धूमधाम से करवा देता है, जहां शेफाली अमीर ससुराल पहुंच जाती है और केतकी अपने गरीब ससुराल में पहुंच जाती है। बहू, तेरे छोटे से ससुराल में तेरा स्वागत करती हूँ। और देख, भले ही ये घर छोटा हो लेकिन हम तुझे प्यार बहुत ज्यादा करेंगे। माँ जी, आपने इतना ही कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। घर में आते ही केतकी छींकती है तो सास फौरन अपनी बहू के लिए आग जला देती है। बहू, तुझे ठंड लग रही होगी, थोड़ी देर आँच के पास बैठ जा, फिर आराम से सो जाइयो। मैं तेरे लिए हींग सौंफ की पुड़िया बना दूंगी, जिसे सूंघने से ही कल सुबह तक तेरा जुकाम चिड़िया की तरह फुर्र हो जाएगा। माँ जी, आप भी ना, आप बहुत प्यारी हैं। फिर आंच सेक कर सब सो जाते हैं। वहीं शेफाली का भी उसके ससुराल में बहुत अच्छे से स्वागत होता है और एक इशारे पर ही नौकर उसका सारा काम कर दिया करते थे। महीने गुजर जाते हैं। शेफाली की सास सुमन बोलती है, बहू, तेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तेरे भैया भाभी को हमने यहाँ नहीं बुलाया है, तो उन्हें दावत पर यहाँ बुला ले। ठीक है माँ जी। फिर शेफाली अपने भैया को कॉल करके अगले दिन दावत पर आने का इनविटेशन देती है। क्या बात है, कहाँ जाने की बात हो रही है? शेफाली का फोन था क्या? हाँ, कल उसने हमें अपने घर पर दावत पर बुलाया है। अच्छा, पहली बार उसके घर पर दावत पर जाएंगे तो हमें शेफाली और उसके ससुराल वालों के लिए अच्छा गिफ्ट लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम उसके लिए 2-3 गोल्ड की चीज ले जाएंगे ताकि उसके ससुराल वालों को अच्छा लगे। वो अमीर भी है ना, पर मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम 2 लाख रुपए का लोन ले लेंगे। ठीक है। ओहो, अब तो मजा आने वाला है। अमीर नंद के घर जाऊंगी तो मुझे भी वो बहुत अच्छा तोहफा मिलेगा। दोनों खाना पीना खाते हैं कि केतकी का भी फोन आ जाता है। राधे राधे भैया, कैसे हो आप और भाभी? अरे हम तो ठीक हैं, तू बता कैसे याद किया? वो भैया, माँ जी ने आपको और भाभी को दावत पर बुलाया है, तो आप कल आ जाना। क्या बात है, तुम दोनों बहनों ने एक साथ हमें दावत पर बुलाया है? ठीक है, उसके घर से आने के बाद कल मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा। ठीक है भैया। इतने में कॉल कट जाता है। दोनों भैया भाभी दोनों बहनों के लिए सामान खरीद रहे थे, तभी चालाकी से सलोनी केतकी के लिए सिवाय फल के अलावा और कुछ नहीं खरीदने देती है, पर शेफाली के लिए बहुत सारी महंगी साड़ी, सोने के गहने और मिठाई खरीद लेते हैं। फिर शाम को अशोक और सलोनी अमीर बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं। आखिर मैं अपनी ननन से मिलने आ ही गई। शेफाली, देखो हम दोनों तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं, कपड़े, गहने, साड़ियाँ। आ गए आप, शुक्र है, दावत करने का टंटा कुछ देर में खत्म हो जाएगा। शेफाली, तू ऐसे क्यों कह रही है? अरे क्या बताऊं भैया, इतने नौकर होने के बावजूद भी माँ जी ने मुझसे खाना बनवाया है, ये नहीं कि नौकर से बनवा देती। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ससुराल में ये सब करना पड़ता है। फिर ये काहे का अमीर ससुराल है। खैर, आप डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाइए। शेफाली के भैया भाभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं कि खिड़कियों से घर में ठंडी ठंडी हवा आती है। शेफाली, बहुत ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा हीटर जला देती तो गर्माहट मिल जाती। हाँ, मुझे भी ठंड लग रही है। अरे भैया भाभी, आपको आए हुए 5 मिनट नहीं हुए और आते ही मुझे परेशान कर रही हो। अब मैं ऊपर के फ्लोर से हीटर लेकर आऊं, तब आप लोगों के आगे लगाऊं। ऐसे ही खाना खा लो, खाना गर्म है, इतनी ठंड नहीं लगेगी। अच्छा चल ठीक है, परेशान मत हो। अरे आप लोग आ गए, अच्छा हुआ। खाना खाना शुरू कीजिए। जैसे ही दोनों भैया भाभी खाना खाते हैं तभी सलोनी कहती है, वैसे शिवाली, तुमने मटर पनीर की सब्जी अच्छी बनाई है, लेकिन पनीर बहुत छोटा कर दिया है। होटल में बड़े बड़े पनीर के पीस होते हैं। हाँ, इसीलिए मैं बोलता था अपनी भाभी से खाना बनाना सीख ले, पर कोई बात नहीं। और दाल मखनी में नमक कम है, छोटी जरा नमक देना। बस बहुत हो गया, आप लोग चुपचाप खाना नहीं खा सकते हैं क्या? पता है ना मैं बनाती नहीं हूँ, फिर भी माँ जी के सामने बोले जा रहे हैं। मैंने तो गलती कर दी आपको दावत पर बुलाकर, रहने दीजिए। आगे और खाना खाएंगे तो और बुराई करेंगे। आप लोग अपने घर आ जाइए प्लीज, हो गई आज की दावत। बहू, अपने भैया भाभी के साथ ऐसे मत कर, हमने बुलाया है और तू बेइज्जती कर रही है। माँ जी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, मेरे भैया भाभी हैं, मैं देख लूंगी। ठीक है सलोनी, चलो, मुझे नहीं पता था, छोटी सी बात पर मेरी बहन हमें ऐसे बोलेगी। माताजी चलते हैं। आज्ञा दीजिए।
शर्मसार होकर भैया भाभी उसके घर से बाहर आ जाते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है। अशोक जी, मुझे लगा था हम जितना शेफाली को प्यार करते हैं, उसके ससुराल वालों का सम्मान करते हैं, उसके लिए इतना तोहफा लेकर गए, लेकिन उसने हमें जाते ही नीचा दिखा दिया। और शुरू में भी कैसे बात कर रही थी, लगता है पैसों का घमंड उसके सर पर चढ़ गया है। हाँ, मैंने भी यही देखा, लेकिन मेरी केतकी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम वहां चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों भैया भाभी गरीब बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां केतकी के पति अंकुर के पैसे गिर चुके थे और अपनी परेशानी को वे बिल्कुल जाहिर नहीं होने दे रहे थे। माँ जी, अंकुर जी देखिए ना, मेरे भैया भाभी आ गए। मैंने कहा था ना आप दोनों से, मेरे दिल को पता चल गया था कि भैया भाभी आ गए हैं। खुशी के मारे केतकी गली वालों को भी अपने भैया भाभी के बारे में बता देती है। भाई के गले लगते ही केतकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रोते नहीं, माताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो बैठो। केतकी, तुम यहाँ खुश तो हो ना? हाँ भाभी, बहुत, सब बहुत अच्छे हैं। केतकी अपने भैया भाभी के लिए चूल्हे पर गर्म पानी करके उन्हें देती है और अंकुर से कहती है, अजी आपके पैसे गिर गए थे, इसी चक्कर में मैंने कुछ खाना नहीं बनाया अभी तक। अब हम दावत कैसे करेंगे? भैया भाभी भी पहली बार यहाँ आए हैं। आप ऐसा करो, जो पिछले महीने आपने मुझे ये अंगूठी दी थी, इसी से आप जुगाड़ कर लो। ये सुनकर अंकुर अंगूठी लेकर सुनार पर गिरवी रखकर परचून की दुकान से खाने पीने का सामान खरीद लाता है, जिससे केतकी घर पर अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार कर देती है और भैया भाभी को ठंड लगने पर घर में रखी अंगीठी भी जला देती है। खाना खाते ही भैया भाभी बहुत खुश होते हैं। वाह, क्या खाना है! तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है ये खाना केतकी, हर चीज हर मसाले अच्छे हैं। हाँ केतकी, और खीर भी बहुत अच्छी है। अरे भैया भाभी, आपको पता है खाना बनाने में इन्होंने मेरी मदद करी है, देखा, आपको पता भी नहीं चला। अरे वाह, हमारे दामाद जी तो काफी अच्छे हैं, क्यों अंकुर जी? अरे भैया, अपनी पत्नी का हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई या खाना। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। भैया भाभी, बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, अगर आप एक दो दिन के लिए रुक जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अरे रुक जाते, पर यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है, और फिर तुम कैसे सोओगे? आप सोने की चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, आप हमारी रजाई ओढ़ लेना, बिल्कुल डर नहीं लगेगी, माँ जी ने अपने हाथ से बनाई है। ठीक है। फिर केतकी अपने भैया भाभी के लिए कंबल लगाकर अच्छा बिस्तर बिछा देती है और उन्हें अपनी रजाई भी दे देती है, जिसके बाद दोनों भैया भाभी आराम से सो जाते हैं। सुबह भी वो अपने भैया भाभी को गर्मा गर्म चाय पकौड़े देती है और उनके जाने पर केतकी कहती है, अरे आप दोनों जा रहे हो, हमारे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन आप ये कंगन ले लो भाभी, मेरी तरफ से आपको तोहफा है ये। अरे इसकी क्या जरूरत थी, और ये तो तुम्हारी सासू माँ ने दिया है। रख लीजिए बेटा, हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते, हमने आपको दावत पर बुलाया था ना, और मैं तो इसे बाद में भी कुछ दे दूंगी। अच्छा ठीक है। वहां से विदा लेने के बाद भैया भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता है तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी पता है कि आपकी आंखें क्यों नम हो गई हैं। यही ना, जिसके पास सब कुछ है, जिसके लिए हमने ज्यादा सोचा, उसने ही हमारे साथ बदतमीजी की, और हमारे गरीब ससुराल वाली केतकी ने कुछ ना होने पर भी हमारा बहुत प्यार से ख्याल रखा, और रात भर ठंड में भी सोए वो। हाँ, और तुम्हें पता है अंकुर जी के पैसे भी खो गए थे, अपनी अंगूठी बेचकर हमारे लिए दावत करी है उन्होंने। मेरी बहन गरीब होकर भी बहुत अच्छे ससुराल में है। अगर पैसा घमंडी बनाता है तो इससे अच्छा गरीबी की जिंदगी ही बढ़िया है। जी, और इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है।